हम लोगों को आज पढ़ना है इंडोक्राइन ग्लैंड, उसका नाम है इजलेट ऑफ लैंगरहैंस। वहां देखे लिखे इजलेट ऑफ लैंगरहैंस, मतलब ये आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस बोल सकते हैं। माने ये लैंगरहैंस की द्वीपिका का 1 से 2 मिलियन होता है द्वीप, छोटा छोटा समूह होता है कोशिकाओं का। तो वो जो है उसी को हम कहते हैं आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस। ये क्या होता है? ये सेल्स होते हैं, 3 तरह के इसमें सेल्स मिलते हैं, अल्फा सेल, बीटा सेल और डेल्टा सेल। देखिए हम इसमें अलग अलग रंग का बना दिए। ये जो है देख रहे हैं ये अल्फा सेल है, और ये है आपको डेल्टा सेल है, और ये है नीला वाला बीटा सेल है। 3 तरह का सेल होता है। इतना जो क्षेत्र है, जरा ध्यान दीजिए, ये तीनों क्षेत्र को मिला करके हम कहेंगे आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस। ये समूह है कोशिकाओं का, अलग अलग तरह की कोशिकाओं का समूह होता है। वास्तव में ये होता है इंडोक्राइन ग्लैंड, लेकिन किताबों में लिखता है कि पैंक्रियाज ग्लैंड। पैंक्रियाज एक ऐसी ग्रंथि है जिससे हार्मोन का भी सेक्रेशन होता है और एंजाइम का भी सेक्रेशन होता है, पाचक रस का भी सेक्रेशन होता है। अभी तक हम लोग यही पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन देखिए क्या है, ये जो किनारे वाला जो सेल देख रहा है ये पैंक्रियाज वाला रीजन है, समझ गए कि नहीं? ये जो क्षेत्र देख रहे हैं ये पैंक्रियाटिक लोब है। ये इसको हम कहेंगे, ये है पैंक्रियाटिक लोब। पैंक्रियाज में लोब होता है जिससे आपको पाचक रस निकलता है, पैंक्रियाटिक जूस। कौन जूस? पैंक्रियाटिक जूस निकला है। इसको हिंदी में अग्नाशिक रस, एकदम ठेठ हिंदी नहीं जानना है, पैंक्रियाटिक जूस जानिए। अग्नाशिक रस बोलने में दिक्कत होता है। यहाँ पर इसका नाम है क्या? अग्नाशय ग्रंथि। इसको बोलेंगे अग्न्याशय ग्रंथि। तो कोई कहेगा कि अग्नाशय ग्रंथि क्या है, तो हम कहेंगे अग्नाशय ग्रंथि वैसी ग्रंथि है, पैंक्रियाज ग्लैंड वैसा ग्लैंड है जिससे एंजाइम और हार्मोन दोनों का सेक्रेशन होता है। यदि कोई ऐसे पूछेगा तो एकदम दिमाग में बैठा लीजिए। अग्नाशय ग्रंथि यानी पैंक्रियाज ग्लैंड ऐसा ग्लैंड होता है जिससे हार्मोन का भी सेक्रेशन होता है और एंजाइम का सेक्रेशन होता है। When the gland which secrete hormones as well as enzymes, that gland is called exocrine gland and endocrine gland. Endocrine gland and exocrine glands। इस ग्रंथ इसलिए एक्सोक्राइन और इंडोक्राइन क्यों कहा गया? इसको हम एक्सोक्राइन ग्लैंड एंड इंडोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। आज परीक्षा में क्या अग्नाशय ग्रंथि को बाह्यस्रावी और अंतःस्रावी ग्रंथि कहा जाता है? क्यों? आप लिखेंगे कि अग्नाशय ग्रंथि जो होता है यह जो है पाचक रस, ये जो है अग्नाशिक रस निकालता है। जो पाचक रस निकलता है वो क्या है? अग्नाशिक रस निकलता है, जिसमें एंजाइम्स होते हैं जो भोजन को पचाता है। और दूसरा है कि इसमें कुछ ऐसी कोशिकाएं होती हैं अग्नाशय के अंदर जिससे हार्मोन का सेक्रेशन होता है, जिसका नाम है इजलेट ऑफ लैंगरहैंस। इसलिए इसको हम कहते हैं जो है आपको ये हार्मोन का सेक्रेशन करता है। इसके अंदर ये पूरा भाग को कहेंगे अग्नाशय। ये पैंक्रियाज हो गया पूरा। आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस कौन है?
ये वाला अंदर वाला जो पोर्शन देख रहे हैं ना, ये अंदर वाला सब पोर्शन है इजलेट ऑफ लैंगरहैंस। अब पूरा का यदि चित्र लिखना है तो हम लिखेंगे पैंक्रियाज, है ना, पैंक्रियाज शोइंग आल्सो इजलेट ऑफ लैंगरहैंस, इसे भी लिख सकते हैं। इसमें फिगर में लिख दीजिए इजलेट ऑफ लैंगरहैंस इन पैंक्रियाज, ठीक है, इसमें पैंक्रियाज में है इजलेट ऑफ लैंगरहैंस इन, इसमें पैंक्रियाज लिख सकते हैं, पैंक्रियाज में इजलेट ऑफ लैंगरहैंस है। अब कहने का मतलब ये है कि ये जो पैंक्रियाज वाला जो लोब लाइक रचना है, ये पैंक्रिएटिक लोब है, पैंक्रिएटिक लोब, चाहे पैंक्रियाज लोब है, इसमें से पाचक रस निकलता है पैंक्रिएटिक जूस। तब पैंक्रिएटिक जूस जो है ये हार्मोन नहीं है, उसमें एंजाइम होता है, ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज। 3 टाइप्स ऑफ एंजाइम्स प्रेजेंट इन पैंक्रिएटिक जूस, 3 टाइप्स ऑफ एंजाइम प्रेजेंट इन पैंक्रिएटिक जूस, ट्रिप्सिन, एमाइलेज एंड लाइपेज। तो आप ये जानिए कि अग्नाशय ग्रंथि को बाह्यस्रावी और अंतःस्रावी ग्रंथि क्यों कहते हैं? क्योंकि उसमें उसके बाह्यस्रावी ग्रंथि इसलिए कि उसके अग्नाशय ग्रंथियों से जो लोब लाइक होता है बाहर में आरी, उससे पैंक्रिएटिक जूस निकलता है। इससे कौन जूस निकलेगा? पैंक्रिएटिक जूस, पैंक्रिएटिक जूस निकलता है जिसमें एंजाइम होता है, भोजन को पचाता है। डियोडेनम में भोजन पचता है तो किसके चलते पचता है? पैंक्रिएटिक जूस में जो एंजाइम होता है ना, उसके चलते पचता है। समझ गए? आपको कोई कहेगा डियोडेनम कहां होता है? देखिए ये जो आमाशय है स्टोमा, क्या है ये? स्टोमक है, ठीक है, ये स्टोमक है, ये स्टोमक है, इसी में आप खाते हैं जो भोजन जमा होता है। और ये जो थैली है, ये ट्यूब जैसी रचना, इसको बोलते हैं डियोडेनम। क्या बोलते हैं? डियोडेनम। और डियोडेनम के खांच वाला जो युवाकार की भाग है, इसी में होता है लीफ लाइक रचना। ऐसी रचना होती है जिसको हम कहते हैं पैंक्रियाज। क्या नाम है इसका? कहाँ होता है पैंक्रियाज? तो क्या कहिएगा? डियोडेनम के बगल में। डियोडेनम नली है जो स्टोमक के नीचे होता है। ये स्टोमक है ना, क्या है? अरे स्टोमक में आमाशय है, एकदम ठेठ हिंदी मत जानो। स्टोमक के ठीक नीचे यू आकार की नली है स्मॉल इंटेस्टाइन का, जिसको डियोडेनम कहते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन को 3 भाग में बांटा जाता है। ऊपर के भाग को कहेंगे डियोडेनम, जिसको पकवासे कहेंगे। उसके बाद जो है नली इस तरह से सीधा हो जाएगा, जेजुनम कहेंगे, और नीचे मुड़ जाता है इलियम कहते हैं। तो आप देख रहे हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन का जो भाग है डियोडेनम, जो स्टोमक के ठीक नीचे होता है, उसी के पास लीफ लाइक रचना होता है पीले रंग का। कैसा रंग का? येलो कलर्ड ग्लैंड, दैट इज पैंक्रियाज। ये पीले रंग का जो ग्रंथि है, ये क्या है? पैंक्रियाज होता है। अब इसी पैंक्रियाज को सेक्शन काटा गया है, तो उसके अंदर में देखा गया कि भाई बाहरे किनारे में लोब लाइक रचना है पैंक्रियाज का, उससे पैंक्रिएटिक जूस निकलता है। और अंदर में जो सेल्स है 3 तरह के, जिसमें अल्फा सेल, बीटा सेल और गामा सेल्स है। तो ये 3 जो है, हाँ, तो सबसे पहले जिस वैज्ञानिक ने जो है इस इजलेट ऑफ लैंगरहैंस का जो पता लगाया था, इजलेट ऑफ लैंगरहैंस जो नाम है, लैंगरहैंस नामक साइंटिस्ट, इस वैज्ञानिक ने इसके अंदर का पता लगाया। लैंगरहैंस ने 1869 ईस्वी में पता लगाया था कि पैंक्रियाज के अंदर कोशिकाओं का समूह होता है, द्वीप होता है, 3 तरह की कोशिकाओं का द्वीप। ऐसे पहले जो है वैज्ञानिकों का
कि दो ही तरह का सेल होता, अल्फा सेल और बीटा सेल, दो तरह का सेल होता। सुन रहे, पहले वैज्ञानिकों को मालूम था कि दो तरह का सेल है, बाद में रिसेंट पता चला है कि उसमें एक और सेल होता जिसका नाम है डेल्टा सेल। समझ गए? तो ये अल्फा सेल जो होता है, अल्फा सेल और बीटा सेल, यहां पर हम ये गलती लिखेंगे, ये है आपको अल्फा सेल। अल्फा सेल से ग्लूकागोन नामक हार्मोन का सेक्रेशन होता, अल्फा सेल से ग्लूकागोन और बीटा सेल से इंसुलिन का सेक्रेशन होता है इसके अंदर। और एक है डेल्टा सेल जिसे सोमैटोस्टेरिन नामक हार्मोन का सेक्रेशन होता है। ये रिसेंट पता चला है वैज्ञानिकों को कि इससे जो है हार्मोन का सेक्रेशन होता है, सोमैटोस्टेरिन नामक हार्मोन का, जिसका फंक्शन होता है एक प्रकार से डाइजेस्टिव फंक्शन है। इसको जो है सोमैटोस्टेरिन जो होता है ये जो है एसिमिलेशन ऑफ डाइजेस्टेड फूड, पचे हुए भोजन के संश्लेषण में मदद करता है। समझ गए? और ये इसके बारे में और कुछ पता ज्यादा नहीं लगा है, लेकिन इसके बारे में रिसर्च जारी है। हाँ, तो हम लोग को जो है जानना है कि इसमें जो तीन तरह के जो सेल हैं उसमें सबसे पहले हमको जानना है बीटा सेल के बारे में कि बीटा सेल क्या है। बीटा सेल कोशिकाओं का ही समूह है, इजलेट ऑफ लैंगरहैंस में। वैज्ञानिक जो लैंगरहैंस था उसने इन कोशिकाओं को पता लगाया कि उसमें होता है, लेकिन उससे क्या होता है, क्या निकलता है, इसका पता उसको नहीं था। समझ में आ रही है? इजलेट ऑफ लैंगरहैंस जो नाम दिया गया, अंदर के कोशिकाओं का जो है द्वीप है, समूह है कोशिकाओं का, जगह जगह से हमने कहा कि 1 से 2 मिलियन का तार है उसमें सेल का समूह। पहुंचाते हो गया? 1 मिलियन में 10 लाख होता है, 1 से 2 मिलियन का मतलब हुआ 10 से 20 लाख अंदर में समूह है कोशिकाओं का। अब इसके बारे में साइंटिस्ट लैंगरहैंस ने पता लगाया कि पैंक्रियाज के अंदर जो है विशेष प्रकार का कोशिकाओं का समूह होता है, और उसी को उसने अपना नाम जोड़ दिया है ना, आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस। लैंगरहैंस की द्वीपिका, लैंगरहैंस की द्वीपिका नाम है इसका। इसी को कहते हैं आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस, यानी लैंगरहैंस की द्वीपिका। लैंगरहैंस तो वैज्ञानिक का नाम है, आप पढ़ते हैं ना कि न्यूटन्स लॉ, लॉकलस लॉ, वेलुजक लॉ, तरक लॉ, वैज्ञानिक अपने नाम पर दे दिया। तो ये समूह जो कोशिकाओं का है उसका नाम दे दिया क्या? आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस, लैंगरहैंस की द्वीपिका। वो द्वीप है लेकिन लैंगरहैंस अपने नाम पर दे दिया। तो ये तीन, इसके बारे में ये पता नहीं लगाया लैंगरहैंस कि क्या उससे सेक्रेशन होता है। लैंगरहैंस की द्वीपिका जो नाम दिया गया, तो लैंगरहैंस ने यह नहीं पता लगाया कि उन कोशिकाओं से क्या निकलता है, देखा, उसका नाम दे दिया। लेकिन बाद में चल करके वैज्ञानिकों ने जो है अलग अलग जो है इसके कोशिकाओं का पता लगाया। सबसे पहले जो बीटा सेल है ना, बीटा सेल जो है इससे जो देखा है उसके अंदर तीनों तरह के सेल हैं, ये देखा था, लेकिन उससे क्या निकलता है इसका पता नहीं था। बीटा सेल से इंसुलिन का सेक्रेशन होता है, लिखा है ना, बीटा सेल से किसका सेक्रेशन होता है? इंसुलिन का स्राव होता है। तो इस चीज को पता लगाया बैंटिंग नामक साइंटिस्ट ने 1921 ईस्वी में। बैंटिंग 1921 ईस्वी में बैंटिंग नामक साइंटिस्ट ने यह पता लगाया कि बीटा सेल से इंसुलिन का स्राव होता है। ठीक है, समझ बात आ रही है कि नहीं? बीटा जो सेल है इसके अंदर, उससे कौन सी का सेक्रेशन होता है? इंसुलिन का। किसने पता लगाया? बैंटिंग नामक साइंटिस्ट ने। कितना ईस्वी में? 1921 ईस्वी। देखिए ईस्वी महत्वपूर्ण नहीं है, उसका नाम जानिए। ठीक है, तो अब आपको ये जानना है कि इंसुलिन क्या है। ठीक है, इसमें इंसुलिन हार्मोन है, ये तीनों क्या है?
हार्मोन है। ये जो है तीनों जो है इसमें हार्मोन है। ये तीनों हार्मोन ग्लूकागोन, इंसुलिन और सोमैटोस्टेटिन तीनों हार्मोन। तो हम पहले बीटा सेल के बारे में बता रहे, इंसुलिन के बारे में। इंसुलिन एक ऐसा हार्मोन होता है, बीटा सेल से उत्पन्न हार्मोन, जो एमिनो एसिड की एक पेप्टाइड श्रृंखला होती है। किसकी? एमिनो एसिड की पेप्टाइड श्रृंखला। उस श्रृंखला का नाम है पेप्टाइड श्रृंखला। अब इस पेप्टाइड श्रृंखला में जो है दो श्रृंखला होती है। एक होता है जिसमें 21 एमिनो एसिड होता है। कितना? एक में रहेगा 21 एमिनो एसिड, और एक में रहता है 30 एमिनो एसिड। हो गया? दो श्रृंखला इसमें होती है, दो चेन होता है। पेप्टाइड जो होता है इसमें वह जो इसकी दो श्रृंखलाएं होती हैं। पेप्टाइड श्रृंखला जो हमने कहा कि एमिनो एसिड की पेप्टाइड श्रृंखला होती है। इंसुलिन में एमिनो एसिड की पेप्टाइड श्रृंखला होती है, लेकिन ये पेप्टाइड श्रृंखला जो होती है दो को होती है। एक होता है जिसमें एक पेप्टाइड श्रृंखला में 21 एमिनो एसिड और दूसरे पेप्टाइड श्रृंखला में 30 एमिनो एसिड। दोनों को मिला दीजिए, कितना हो गया? 51 हो गया। यानी टोटल इसमें कितना एमिनो एसिड होता है? इंसुलिन में कोई पूछेगा हाउ मेनी एमिनो एसिड प्रेजेंट इन इंसुलिन हार्मोन, है कि नहीं? तक हम कहेंगे 51। तो 51 जो है एमिनो एसिड की एक पेप्टाइड श्रृंखला है, जिसमें 51 हम कहेंगे दोनों मिला के क्या हुआ जी? 51 हो गया। तो हम ये कह रहे थे कि इसमें 51 जो है एमिनो एसिड होता है। अब ये हमें 51 एमिनो एसिड है, उसकी दो श्रृंखलाएं हैं, 21 एमिनो एसिड और 30 एमिनो एसिड वाला, दो श्रृंखलाएं होती हैं। ये अलग अलग जो है उसके व्यवस्थित होते हैं, और इससे जो है कह रहा कि जो हार्मोन निकलता है इन कोशिकाओं से। अब इसमें कह रहा है कि इंसुलिन के बारे में जानना है कि इंसुलिन का फंक्शन क्या है। बहुत ज्यादा नहीं जानने का तो बहुत सारा चीज है, लेकिन जानना चाहिए। लेकिन जो बहुत जरूरी है उतना जान लेंगे, या कुछ और ज्यादा जान लेंगे। इंसुलिन हार्मोन का क्या काम है हमारे शरीर में? सुना है कि डायबिटीज रोग हो जाता है, सुना है ना? किसी आदमी को यदि इंसुलिन हार्मोन की कमी हो जाता है तो क्या हो जाता है? डायबिटीज रोग, जिसको हम कहते हैं मधुमेह रोग। क्या कहते हैं? इसकी कमी से, इंसुलिन हार्मोन की कमी से डायबिटीज रोग, एक डायबिटीज डिजीज है, ये डायबिटीज रोग हो जाता है। कैसे होता है? आप जैसे मान लीजिए कि किसी व्यक्ति के बीटा सेल से इंसुलिन का सेक्रेशन कम होगा, और जब इंसुलिन का सेक्रेशन कम होगा, अब आप खाना खाएं, भोजन पचा है, ग्लूकोज जो है बना है। स्टार्ची भोजन खाने से क्या बनेगा? ग्लूकोज बनेगा। अब यह ग्लूकोज यदि ब्लड में ज्यादा है तो उसको कौन में बदल देगा? ग्लाइकोजन में बदल देगा। तो जब ग्लाइकोजन में बदल देता है तो अब इंसुलिन है ये नहीं, तो बदलने वाला बदलेगा कैसे? ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। बदलने वाला रहेगा तब ना उसे होगा। अब बदलने वाला है ये नहीं, तो नहीं है बदलने वाला, तब क्या हो जाएगा? ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा जो है बढ़ जाएगी। अब जब ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा जब बढ़ जाएगी तो इसी को हम कहते हैं हाइपरग्लाइसेमिया। क्या कहेंगे इसको? हाइपरग्लाइसेमिया कहते हैं। यदि ब्लड में इंसुलिन की कमी हो जाए तो वह जो है ग्लूकोज जो है ग्लाइकोजन में कन्वर्ट नहीं होता है, तो इस स्थिति को ग्लाइसेमिया कहते हैं। समझ गए? हाइपरग्लाइसेमिया, सॉरी, हाइपरग्लाइसेमिया कहते हैं। आप कह रहा है कि यदि इंसुलिन पर्याप्त मात्रा में है,
बीटा सेल से निकल रहा है। तो यदि आप कुछ खाए हैं, मिठाई खाए, रसगुल्ला खाए, है ना, रसगुल्ला खाए चाहे जो भी मिठाई खाए हैं, या जितने ज्यादा आपके शरीर में ग्लूकोज बना है, वो ग्लूकोज यदि जितनी जरूरत है ब्लड में उतना रहेगा, अब बाकी एक्स्ट्रा ग्लूकोज को कन्वर्ट कर देता है किसमें? ग्लाइकोजन में। तो ग्लाइकोजन में कहां कन्वर्सन करके जो है जमा करता है ग्लाइकोजन? लीवर सेल में। कहा? लीवर सेल में। तो इसको हम कहेंगे ग्लाइकोजिनेसिस। क्या कहेंगे? याद रखिएगा, यदि ग्लूकोज है, ग्लूकोज जो है कन्वर्ट इनटू ग्लाइकोजेन, इस कंडीशन को क्या कहेंगे? ग्लाइकोजिनेसिस। क्या कहेंगे? ग्लाइकोजिनेसिस बोलेंगे इसको, ग्लाइकोजिनेसिस। इसका हम कहेंगे ग्लाइकोजिनेसिस। याद रखेंगे, कहां होता है ग्लूकोज ग्लाइकोजन में? कौन कन्वर्ट करेगा? विच हार्मोन कन्वर्ट ग्लूकोज इनटू ग्लाइकोजन इन लिवर? तो हम कहेंगे इंसुलिन। इंसुलिन हार्मोन जो है, यदि जितना ग्लूकोज है उससे ज्यादा मात्रा में यदि है ब्लड में, तो ज्यादा, ध्यान दीजिए, जितना पर्याप्त मात्रा में चाहिए इंसुलिन है, अब वो इंसुलिन यदि ग्लूकोज ज्यादा हो गया, ब्लड में ग्लूकोज ज्यादा हो गया, तो उसको ग्लूकोज को किस में बदल देगा? ग्लाइकोजन। कहां बदलाएगा? लीवर सेल में। हम लोग का जो लीवर है ना, यकृत, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है, लीवर है, जिसका वजन 1.5 किलोग्राम होता है। तो उसी के सेल का नाम है हेपेटिक सेल। लीवर के सेल का नाम क्या है? हेपेटिक सेल। तो उसी के अंदर जो है ग्लूकोज ग्लाइकोजन में कन्वर्सन होता है। इस टर्म को क्या कहेंगे? ग्लाइकोजिनेसिस। क्या कहेंगे? हाँ, तो आपने सीखा कि यदि इंसुलिन की कमी हो जाता है तो उस स्थिति में व्यक्ति को कौन सा रोग होता है? डायबिटीज रोग होता है। इस स्थिति को, यानी ब्लड में शुगर, इंसुलिन की कमी हो जाता है, जिसके चलते ये जो है ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है, यानी शुगर की मात्रा बढ़ जाती है। आप कहेंगे कि सर जी, कोई बोलता है शुगर पेशेंट, अरे शुगर को भी पानी में डालिएगा तो ग्लूकोज अब फ्रक्टोज में बदल जाता है ना? चीनी है ना, चीनी को पानी में डालिए, ग्लूकोज अब फ्रक्टोज का मिश्रण बन जाएगा। उसी तरह से ब्लड में चीनी तो चीनी नहीं है, वो ग्लूकोज में कन्वर्सन हो जाता है, और ग्लूकोज जो है ग्लाइकोजन में नहीं बदलता है। ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है ब्लड में इंसुलिन की कमी होने से, लैक ऑफ इंसुलिन, देन द amount of glucose is increased in blood. That condition is called hyperglycemia. क्या कहेंगे उसको? हाइपरग्लाइसेमिया कहेंगे। याद रखिएगा। तो हम लोग जो इस चीज को जान गए हैं कि डायबिटीज, इसमें क्या होता है? ये रोग होता है, ब्लड में ग्लूकोज का मात्रा बढ़ना, शुगर कहते हैं उसको। कि शुगर हो गया तो इस स्थिति, इस रोग को कहेंगे डायबिटीज, मधुमेह रोग। आजकल जो है मधुमेह रोग से बचने के लिए सुई दी जाती है, इंसुलिन की सुई। अब पहले दिया जाता था, सुअर को मार करके उसके अग्नाशय से इंसुलिन बनाया जाता था, सुई, इंसुलिन का सुई। कौन के मार के? सुअर के मार करके। लेकिन आजकल जो है साइंटिस्ट जो है अब सुअर को नहीं मार रहा है, आजकल बैक्टीरिया से इंसुलिन उत्पन्न किया जाता है। समझ गए? आजकल बैक्टीरिया से इंसुलिन का जो है उत्पादन हो रहा है। तो ये सब चीज जो है बाद में आपको पढ़ना है। तो हम लिख रहे थे इंसुलिन के जो है हम लोग को कुछ और कार्य जो है पढ़ना है। इसके चलते हमारे शरीर में जो है एनर्जी उत्पन्न हो रहा है पर्याप्त मात्रा में। नहीं, इंसुलिन है तो ग्लूकोज जितना जरूरत होता है उसका ऑक्सीडेशन जो है होता है आपके सेल के अंदर, और
ऑक्सीडेशन होने से जो है एनर्जी मिलता है शरीर को, और ब्लड में जो है ग्लूकोज की मात्रा को संतुलित रखता है, कंट्रोल रखता है कौन? इंसुलिन। आपने अभी सीखा कि ज्यादा ग्लूकोज है तो इंसुलिन पर्याप्त है तो ग्लाइकोजन में बदल देगा जितना जरूरत है, और जब घटेगा तो अल्फा सेल से निकलने वाला हार्मोन, अल्फा सेल से निकलने वाला हार्मोन कौन है? ग्लूकागोन। तब ग्लूकागोन उसको क्या करेगा? ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देगा। ये जो है, ये जो अल्फा सेल है ग्लूकागोन, ये जो है आपको ग्लाइकोजन, क्या जी? ग्लाइकोजन को किसमें बदल देगा? ग्लूकोज में बदल देगा। किसमें? ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलता है तो उस स्थिति को ग्लाइकोजिनोलाइसिस कहेंगे। याद रखिएगा, ग्लाइकोजिनोलाइसिस, इसको बोलेंगे ग्लाइकोजिनोलाइसिस। याद रखेंगे। अब बताइए, ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा कम हो गया, आप नहीं खाए पिए, ठीक है, आप जो है भूखे हैं कई घंटा से, तो ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा कम हो जाएगी। इंसुलिन है, समझ गए कि नहीं? इंसुलिन है, तो इंसुलिन है तो इंसुलिन ने ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदला था। अब जो है ब्लड में ग्लूकोज कम है, तब ग्लूकोज कम है, अब इंसुलिन काम उसमें नहीं करेगा। अब जरूरत है ब्लड में ग्लूकोज का, लेकिन ग्लाइकोजन के रूप में संचित है उसके अंदर, तो वो जो है आपको ग्लाइकोजन जो संचित है, ग्लाइकोजन के रूप में ग्लूकोज संचित है, वह ग्लाइकोजन कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज में। और ये जो है उस जब ब्लड में ग्लूकोज की कमी हो जाती है तब उसमें जो है ये हार्मोन निकलने लगता है। कौन सी? ग्लूकागोन हार्मोन तब निकलता है जब ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा कम हो जाती है। ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा कम हो जाती है तो ग्लूकागोन हार्मोन निकलने लगता है अल्फा सेल से, और वह जो है क्या करेगा? ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदल देगा, फिर शरीर में ग्लूकोज हो गया, एनर्जी मिलते रहेगा, है कि नहीं? तो इस चीज को याद रखना। देखिए, इंसुलिन का काम और भी है। यदि मान लीजिए कि ब्लड में ग्लूकोज ज्यादा रहता है तो उसको ग्लाइकोजन में बदल दिया। कभी कभी जो है ये बदल देता है फैट्स में भी, ग्लूकोज फैट्स में भी कन्वर्सन होता है, तो फैट में भी कन्वर्सन कर सकता है ये इंसुलिन। तो इस चीज को हम लोग जान गए हैं कि इंसुलिन का हमारे शरीर में क्या कार्य है। उसी तरह से जो अल्फा सेल है उसके बारे में हमने बताया था। सबसे प्रमुख बात है कि ग्लूकागोन जो हार्मोन होता है, ये ग्लूकागोन ग्लूकोज को जो है बदल देता है, ग्लाइकोजन को बदल देता है ग्लूकोज में, ग्लाइकोजन को बदल देता है ग्लूकोज में। तो इस प्रक्रिया को कहते हैं ग्लाइकोजिनोलाइसिस, है ना, ग्लाइकोजिनोलाइसिस कहते हैं। तो ये जो है सबसे प्रमुख जो है कार्य है किसका? अल्फा सेल का, है कि नहीं? अल्फा सेल में निकलता है ग्लूकागोन, तो ये अल्फा सेल का जो है मुख्य काम है। अच्छा, ये जो है एमिनो एसिड और फैट्स को ग्लूकोज में भी बदलता है। याद रखिएगा, आपने अभी सुना था कि बीटा सेल जो है आपको ग्लूकोज को फैट्स में भी बदलता है। ग्लूकोज को फैट्स में कौन बदलता है? इंसुलिन। ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कौन बदलता है? इंसुलिन। फैट्स में भी बदलता है और ग्लाइकोजन में भी बदलता है। लेकिन यदि ब्लड में ग्लूकोज की कमी हो जाती है तो उस स्थिति में ग्लूकागोन ये ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में भी कन्वर्सन करता भी बनाए थे, जिसको हम कहते हैं ग्लाइकोजिनोलाइसिस। यदि एमिनो एसिड में बदल दिया है
यदि एमिनो एसिड है या फैट्स है तो एमिनो एसिड और या फैट्स को हमने कहा था कि फैट्स में भी बदलता है ग्लूकोज इंसुलिन, अब ब्लड में कमी हो गया तो ऐसी स्थिति में जो है वो आपको ग्लूकोज में भी कन्वर्जन करता है। कौन? ग्लूकागॉन। तो दो को प्रमुख बात आपने सीखा। ये जो है आपको फैट्स को डिकम्पोजिशन में भी भाग लेता है। फैट्स के डिकम्पोजिशन का मतलब फैट्स को तोड़ने में, फैट मॉलिक्यूल्स को तोड़ने में इमाल्सिफिकेशन करते हैं तो उसको तोड़ने में भी ये भाग लेता है ये हार्मोन। तो हम लोग जो है इस चीज को जान गए हैं। अब आपको थोड़ा सा ये जानना है, एक चीज जानिए, ये जो हार्मोन जो है ग्लूकागॉन जो है किम्बेल नामक वैज्ञानिक ने, कौन? किम्बेल। और इंसुलिन हार्मोन का खोज किसने किया था? बैंटिंग। किसने? बैंटिंग नामक साइंटिस्ट ने किया था, याद रखिएगा। और ये ग्लूकागॉन हार्मोन का किम्बाल, KIMBALL, किम्बाल नामक वैज्ञानिक ने इस हार्मोन का, किम्बाल और एक और वैज्ञानिक था जिसका नाम है मुरलिन। क्या नाम है? दो वैज्ञानिक मिल करके इस ग्लूकागॉन हार्मोन का जो है खोज किया था। तो हम लोग जो है जान गए हैं। आप जो लास्ट जो हमने बताया था पहले ही कि एक डेल्टा सेल होता है जिसमें सोमैटोस्टेरिन नामक हार्मोन निकलता है। तो ये सोमैटोस्टेरिन हार्मोन है, ये रिसेंट डेल्टा सेल के बारे में पता चला है। तो इसका जो मुख्य काम है, जो हमने कहा था कि इट टेक पार्ट इन एसिमिलेशन ऑफ डाइजेशन ऑफ फूड। ये पचे हुए भोजन के संश्लेषण में ये मदद करता है, डाइजेस्टेड फूड मटेरियल के संश्लेषण में, और शरीर के टेम्परेचर को भी ठीक रखने में मदद करता है। कौन? डेल्टा सेल से निकला हुआ सोमैटोस्टेरिन हार्मोन। तो हम लोग जो है इसके बारे में डिटेल स्टडी कर लिया है। पैंक्रियाज के बारे में किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आएगा तो उसको लिख डालना है। तो इसका डायग्राम भी बना लीजिए जल्दी। बन गया तो कब बनाएगा? अभी बंद हो जाएगा तब बनाएगा। तो पैंक्रियाज के बारे में हम लोग जो है जान गए हैं। अब अगली जो ग्रंथि है उसके बारे में हम लोग को पढ़ना है। आपको जनन ग्रंथि, अब हम लोग पढ़ेंगे जनन ग्रंथि के बारे में। जनन ग्रंथि के अंतर्गत दो ग्रंथियां आती हैं, इसको मिटाना है तो अभी बनाओगे, बन गया है, मिटा सकते हो। देखो जनन ग्रंथियां, जनन ग्रंथियां, इसको हम रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स कहेंगे। रिप्रोडक्टिव ग्लैंड, रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स। तो रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स में जनन ग्रंथियों में दो तरह की ग्रंथियां आती हैं। एक का नाम है ओवरी, जिसको अंडाशय कहते हैं। इसमें क्यों ग्लैंड आता है? दो। एक है आपको अंडाशय, अंडाशय है जिसको हम ओवरी कहेंगे, और दूसरा है वृषण जिसको हम टेस्टिस कहेंगे। देखिए वास्तव में ये जो जनन ग्रंथियां हैं, जनन में भाग लेता है
ये हार्मोन का भी सिक्रेशन करता है। ये जनन प्रक्रिया में भी भाग लेता है और इससे जो है हार्मोन का भी सिक्रेशन होता है इन ग्रंथियों से। तो ये अंतःस्रावी ग्रंथि की तरह भी काम करता है ये जनन ग्रंथियां। और इसके जो है दो जो प्रकार हैं उसमें एक है अंडाशय और दूसरा है वृषण। अंडाशय और वृषण कहाँ होता है? स्त्रियों में जो रीढ़धारी जंतु है जिसमें रीढ़ की हड्डी होती है उसको हम कहते हैं कशेरुकी, अंग्रेजी में वर्टिब्रेट्स कहते हैं। मनुष्य भी वर्टिब्रेट्स है, गाय भैंस भेड़ बकरी सब में रीढ़ की हड्डी होता है। तब जिसमें हड्डियां होती है उसको कशेरुकी जंतु कहा जाता है हिंदी में। अंग्रेजी में वर्टिब्रेट्स बोलेंगे। याद रखिए अंग्रेजी शब्द भी बहुत जरूरी है जानना। तो वर्टिब्रेट्स के अंदर में जो है मादा जनन ग्रंथि, प्रमुख मादा जनन ग्रंथि कौन है? उसका नाम है अंडाशय। हम अब मनुष्य के बारे में बता रहे हैं कि मनुष्य में एक जोड़ी अंडाशय होती है। के गो? दो गो। एक जोड़ा में क्या होता? दो गो होता। एक जोड़ा ओवरी होता है और उस ओवरी के अंदर में आपको ओजिनेसिस होता है। ओजिनेसिस किसको कहेंगे? अंडाणु बनने की क्रिया को ओजिनेसिस कहा जाता है। द प्रोसेस बाय विच ओवम इज फॉर्म दैट इज कॉल्ड ओजिनेसिस। अंडाणु जनन क्या बोलेंगे हिंदी में? अंडाणु जनन। कोई पूछेगा कि अंडाणु जनन कहाँ होता है, हम कहेंगे कि अंडाशय में होता है। किसको कहते हैं अंडाणु जनन? अंडाणु बनने की प्रक्रिया को हम अंडाणु जनन कहते हैं। हाँ, तो हम लोग जो है इसी को जाने कि अंडाशय जो होता है उसमें अंडाशय एक मादा प्राथमिक जनन अंग होता है। मनुष्यों में एक जोड़ी होती है और इस अंडाशय में अंडाणु जनन की प्रक्रिया होती है। तो उसमें हार्मोन निकलता है 3, समझे कि नहीं? अंडाशय वाले भाग से ओवरी से 3 प्रकार के हार्मोन का सिक्रेशन होता है। एक हार्मोन है जिसका नाम है एस्ट्रोजन। अब ये हार्मोन के बारे में हम दूसरे दिन पढ़ाएंगे। एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और रिलैक्सिन हार्मोन, ये तीनों हार्मोन के बारे में नेक्स्ट डे पढ़ाएंगे। अब टाइम इसमें खत्म होने को है। ठीक है, धन्यवाद। तो खत्म हो गया है, चल रहा है? बोले कि 5 मिनट में खत्म हो जाएगा। बंद कर दी। जाओ, फिजिक्स का क्लास चल रहा है। दोस्त घंटी तो टकरा रहा है, हो जाता है। तुम लोगों को बंद हो गया।